फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का जो विषय रखा है वो ये कि मध्य वर्ग में आखिर नरेंद्र मोदी जनप्रिय क्यों है। क्योंकि अधिकतर लोग जो फेसबुक पर, पॉलिटिक्स में, किसान आंदोलन पे जो सक्रिय हैं, वे लगातार इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि अभी जो शहरी मध्य वर्ग है, उस शहरी मध्य वर्ग में किसान आंदोलन का असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सवाल बहुत जेन्युइनली उठा है कि आखिर क्यों नहीं किसान आंदोलन का असर शहरी मध्य वर्ग पर नजर आता, जबकि पूरे देश में कई करोड़ किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तो एन मास पार्टिसिपेशन है। और ये आंदोलन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि 6 जून 2020 से चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। तो जाहिर है कि ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है जो कि लोगों ने उठाया है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जानी चाहिए कि क्या वजह है कि मध्य वर्ग जो है वो नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी क्रिटिकलनेस उसके अंदर नहीं है। हम लगातार ये अपील अपने फेसबुक प्रसारण के जरिए आप लोगों से साझा करते रहते हैं और मध्य वर्ग के लोगों से भी साझा कर रहे हैं कि वे किसान आंदोलन का समर्थन करें। फिर भी ये प्रश्न अपनी जगह जायज है कि आज भी मध्य वर्ग के बहुसंख्यक हिस्से में नरेंद्र मोदी का गहरा असर है। और ये जो नरेंद्र मोदी का जो गहरा असर है, ये असर अपने आप में कई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। वो नई समस्याएं क्या हैं और आखिर ये मध्य वर्ग के अंदर नरेंद्र मोदी का असर क्यों है? क्या ऐसा काम किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से मध्य वर्ग एकदम लट्टू है उस पर? थोड़ा सा याद कीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो समूचा कार्य व्यापार है, वो समूचा कार्य व्यापार किन लोगों के बीच में है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समूचा कार्य व्यापार वो छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, व्यापारी और व्यापारी परिवारों में बुरी तरह से फैला हुआ है। और इनकी संख्या तकरीबन कुल मिलाके वो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लोगों में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का एक अच्छा खासा तबका ट्रेडिशनली प्रभावित रहा है आरएसएस की विचारधारा से। यह कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले भी ये दुकानदार, व्यापारी जिनकी संख्या करोड़ों में है, ये आरएसएस के वोट बैंक थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये एग्रेसिवनेस, इसकी आक्रामकता बढ़ी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक लोग कहते हैं ना कि विश्वविद्यालयों में तो वाम का असर है, विश्वविद्यालयों में तो कांग्रेस का असर है। यह गलतफहमी है। मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 27 साल तक पढ़ाया है और उसके पहले मैं 7 साल तक मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ चुका हूं। 79 से लेके 87 के बीच में, जिस समय मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरएसएस का असर था। शिक्षकों में एक बड़ा तबका था, तकरीबन 600 के करीब शिक्षक थे। उसमें तब भी 200 के करीब शिक्षक ऐसे थे जो कि रिएक्शनरी थे, कोर रिएक्शनरी थे। लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये बायोटेक्नोलॉजी, इनमें जो पढ़ने लोग आते थे या पढ़ाते थे लोग, उनमें ज्यादातर लोग रिएक्शनरी थे। यह गलतफहमी है कि मध्य वर्ग में जो है वो अचानक नरेंद्र मोदी का जन उभार पैदा हुआ है। जी नहीं,
नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा असर हिंदुस्तान के मध्य वर्ग पर था, आज भी है और आने वाले कुछ और सालों तक रहेगा। हमें उसकी प्रभाव की आधार को खोजना चाहिए कायदे से। हम में से अधिकतर लोग जो पॉलिटिक्स पर बातें करते हैं वो एक बने बनाए पैटर्न पर, जो लोग कहते हैं ना कि ये अचानक, ये अरे अचानक नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छत्र राज्य रहा है और बहुमत रहा है उनका शिक्षकों के अंदर। यह गलतफहमी हम दिमाग से निकाल दें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अचानक आंधी चली और सब मध्य वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी करने लगे। वो पहले से ही उनके साथ थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सरकारें कांग्रेस की आई, सरकारें संयुक्त मोर्चे की आई, सरकारें जो है उत्तर प्रदेश में किसी और की आई, लेकिन विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक पॉलिटिक्स थी, शिक्षकों की जो राजनीति थी, उस शिक्षकों की राजनीति में 50% से अधिक शिक्षक वो आरएसएस की विचारधारा के प्रभाव में थे। तो आज अगर आरएसएस की विचारधारा के प्रभाव में या नरेंद्र मोदी के प्रभाव में शिक्षक दिखाई देते हैं या मिडिल क्लास के इंटेलेक्चुअल्स दिखाई देते, कौन नहीं जानता कि जो पीएससी ने मासेकर किया था यूपी में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर पेनिट्रेशन रहा है आरएसएस का, और खासतौर पर जनता पार्टी के आने के बाद केंद्र में बड़े पैमाने पर नौकरशाही में पेनिट्रेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पेनिट्रेशन आर्मी में भी बढ़ा है पहले की तुलना में, पहले भी था। तो यह गलतफहमी है कि नहीं साहब वो तो अब इधर 2014 से जो है वो हवा चली है। जी नहीं, मध्य वर्ग के लोग, निम्न मध्य वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, व्यापारी, ये बहु संख्या में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झंडे के नीचे थे। जब भारतीय जनसंघ थी तो जनसंघ के लिए कैंपेन करते थे, वोट देते थे। यह गलतफहमी है। सवाल यह है कि ये जो अभी जो जन आंदोलन चल रहा है, जिस जन आंदोलन के कारण खासतौर पर किसान आंदोलन चल रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, उस पूरे प्रसंग में और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट किया है, एक महत्वपूर्ण आधार को बदला है आरएसएस को। आरएसएस के लोग पहले कैंपेन करते थे, वो अखबारों में लिखते थे, वो थोड़ा बहुत इधर उधर गॉसिप करते थे, वो अफवाह उड़ाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सुसंगठित ढंग से 2008 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पूरे के पूरे आरएसएस के प्रचार अभियान को संगठित करने में केंद्रीय भूमिका अदा की है। आप कल्पना कीजिए, गुजरात में 2002 के भयानक दंगों के बावजूद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, और नरेंद्र मोदी की वो जीत साधारण जीत नहीं थी। हजारों मुसलमानों को बेघर करने के बाद में, सैकड़ों की हत्या होने के बावजूद अगर कोई पार्टी सत्ता में लौटती है तो ये एकदम विरल घटना थी। उस दौर की और उसके बाद की जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की खासतौर पर जो टिप्पणियां हैं जजों की, आप उन्हें उठाकर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि पूरे के पूरे प्रशासन को गुजरात में सांप्रदायिक बना दिया गया है, और यह साधारण चीज नहीं है। और यही वजह थी कि दंगों के जो केस थे उनमें से अनेक केस गुजरात के बाहर चलाए गए। न्यायपालिका तक उससे प्रभावित हुई गुजरात में।
तो पहली चीज जो समझने की है वो ये कि आरएसएस का जो प्रभाव है वो नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के पहले से ही प्रशासन में था, राष्ट्रीय स्तर पर था, वो न्यायपालिका में भी असर था उसका। सिर्फ फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद उसमें हाई जंप, एक लंबी छलांग लगी है। और ये जो लंबी छलांग है, ये लंबी छलांग बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आरएसएस को लोग जानते थे, भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रोग्राम से जानते थे लोग, लेकिन 2014 में एक करिश्मा किया नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा ने। और करिश्मा क्या किया? नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा ने करिश्मा यह किया कि उसने एक प्रामाणिक नकली, ऑथेंटिक फेक, प्रामाणिक नकली की इमेज उसने प्रोजेक्ट की। और ये जो प्रामाणिक नकली की इमेज और उसके तहत जो नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज बिल्डिंग की गई, ये डिस्कोर्स के केंद्र में अभी आई नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं कि वर्चुअल रियलिटी ने नरेंद्र मोदी को नायक ही नहीं, महानायक बना दिया है। और ये जो वर्चुअल रियलिटी में जो इमेज बनी है वो नरेंद्र मोदी की ऑथेंटिक फेक की इमेज है। और ये जो ऑथेंटिक फेक है, यानी जिसे हम प्रामाणिक नकली कहते हैं, इस प्रामाणिक नकली का आधार है कॉमन सेंस। नरेंद्र मोदी जो आज इतने बड़े पैमाने पर जनप्रिय हैं मध्य वर्ग के बीच में, मध्य वर्ग के जो सहयोगी वर्ग हैं उनके बीच में, उसका प्रधान कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी जो भी बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी का जो भी प्रोपेगेंडा होता है वो कॉमन सेंस के आधार पर निर्मित होता है, उसमें कोई जटिलता नहीं होती। और उनके प्रोपेगेंडा में एक पॉपुलिज्म का एलिमेंट हमेशा रहता है। कभी वो एंटी चाइना के नाम पर पॉपुलिज्म होगा, कभी वो पाकिस्तान के विरोध के नाम पर पॉपुलिज्म होगा, कभी वो पुलवामा के नाम पर पॉपुलिज्म होगा, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पॉपुलिज्म होगा, कभी वो दिल्ली के दंगों के नाम पर पॉपुलिज्म होगा। नरेंद्र मोदी का कोई भी कैंपेन वो पॉपुलिज्म के बिना नहीं होता। पॉपुलिज्म और कॉमन सेंस, ये दो उसकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जब आपने एक बार ऑथेंटिक फेक को एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि हमारे देश की जनता ने एक्सेप्ट किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया, उनको 2014 में मौका मिला, उनको 2019 में मौका मिला, उनको दूसरी बार मौका दिया, ये जानते हुए भी कि यह आदमी विकास का शत्रु है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने विकास पुरुष की इमेज प्रोजेक्ट की, और यही उसकी प्रामाणिक नकली की, ऑथेंटिक फेक की इमेज है। यह ऑथेंटिक फेक की इमेज अभी तक मध्य वर्ग खा रहा है, और यही वह जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी को चुनौती आप वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी कमजोर कब नजर आते हैं? जब रियलिटी खड़ी होती है। मैं हिंदी में वर्चुअल रियलिटी लिखता भी हूं, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो उसका सबसे बढ़िया शब्द क्या होगा? महायथार्थ। तो एक तरफ यथार्थ है और दूसरी तरफ महायथार्थ है। सो नरेंद्र मोदी किसके प्रोडक्ट हैं? वो यथार्थ के प्रोडक्ट नहीं है। यथार्थ में तो जनता ने वोट दिया है उनको, लेकिन वो निर्मिति किसकी है? वो महायथार्थ की निर्मिति है। और ये जो महायथार्थ है, ये महायथार्थ जो है वो ऑथेंटिक फेक पर निर्मित है। वायदा था विकास का। अब याद कीजिए, एक एक चीज याद कीजिए आप। नरेंद्र मोदी ने जो जो स्लोगन्स दिए उन सबको याद कीजिए। नरेंद्र मोदी की जितनी स्पीच है, वीडियो है यूट्यूब पर, वो सबको देखिए आप, और आप हिंदुस्तान के यथार्थ को देखिए आप, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ऑथेंटिक फेक हैं। विकास की प्रामाणिक नकली प्रस्तुति के वो नायक हैं।
और जब आपने नरेंद्र मोदी को ऑथेंटिक फेक के तौर पर एक्सेप्ट किया और नायक के तौर पर एक्सेप्ट किया, तो सबसे जानते हैं मुश्किल आपकी कहां हुई? नरेंद्र मोदी ने जो ऑथेंटिक फेक की जो इमेज वर्चुअल रियलिटी के जरिए क्रिएट की, हम ये भूल ही गए। हम बार बार कहते हैं, हम भी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी में बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं? वो हिटलर के एलिमेंट हैं, वो मुसोलिनी के एलिमेंट हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक्चुअल में तो डिजिटल युग की पैदाइश हैं। तो डिजिटल युग में फासिज्म भी डिजिटल होगा। इसलिए आप देखेंगे कि सारे लोगों के ऊपर केस किसके आधार पर बन रहे हैं। अभी देखिए रिसेंटली टूल किट डिजिटल प्रोडक्ट है एक, जिसके आधार पर केस बनाया गया देशद्रोह का, एक यंग लड़की के खिलाफ, निर्दोष लड़की के खिलाफ। व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर दंगों के केस बनाए गए हैं, दिल्ली के दंगों के। ईमेल, व्हाट्सएप। सो नरेंद्र मोदी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे आपको? वो वर्चुअल रियलिटी में मिलेंगे, वो महायथार्थ में मिलेंगे, और वे महायथार्थ के एक प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक फेक के नायक के तौर पर मिलेंगे। और नरेंद्र मोदी का कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन, कॉमन सेंस का कम्युनिकेशन। और नरेंद्र मोदी के पूरे कैंपेन की धुरी क्या है, जिसकी वजह से मध्य वर्ग एकदम लट्टू है उनके ऊपर। महाविनाश के बावजूद लट्टू है, और यह लट्टू रहेगा, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक फेक की जो इमेज हमारे जहन में उतारी गई है और लगातार उतारी जा रही है मीडिया के जरिए, उसकी दूसरी बुनियादी चीज है जिसको कि नरेंद्र मोदी कैश कर रहे हैं, जो उनकी कैपिटल है, सबसे बड़ी कैपिटल है, आरएसएस की जो सबसे बड़ी कैपिटल है, वो क्या है? जब आप ऑथेंटिक फेक की इमेज बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये चीज समझें जो कि उसने हमारे जहन में उतारी है नरेंद्र मोदी के कैंपेन ने, वो ये अतीत को भूलो और आगे की ओर देखो। आप नरेंद्र मोदी पर बात करते समय किसी से भी बात करिए, आप यही कहिए कि अभी 2 दिन पहले जो दिल्ली के सेशन कोर्ट में धर्मेंद्र राणा ने जो अपने ऑर्डर में जमानत देते हुए, दिशा रवि को जमानत देते हुए जो ऑर्डर दिया है, आप उस ऑर्डर को पढ़िए। कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप फैक्ट ऑथेंटिक फेक के दायरे में रहेंगे तो उसमें यह इनबिल्ट है कि आप पास्ट को भूलते चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने जो कल दुर्घटना की, परसों दुर्घटना की, 4 दिन पहले दुर्घटना की, 3 महीने पहले दुर्घटना की, आप सारी दुर्घटनाओं को भूलते चले जा रहे हैं और देश एकदम रसातल में चला गया। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक फेक का यह पैकेज डील है। जब आपने एक बार ऑथेंटिक फेक में अपने को दाखिल कर दिया, ऑथेंटिक फेक के आधार पर निर्मित जो महानायक की जो इमेज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप अतीत को भूलने के लिए तैयार हैं और मजबूर हैं। किसी को आरएसएस ने जो अब तक दुष्कर्म किए पिछले 70 साल में, इवन भारत विभाजन के समय, किसी को याद नहीं आते। कोई बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। और दूर की छोड़ दीजिए आप, शाहीन बाग आंदोलन के समय दिल्ली के दंगों के दौरान जो लोग पकड़े गए हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो कि हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे 16-17 लोग हैं, लेकिन आपको कहीं टिप्पणी नहीं मिलेगी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सो डिजिटल फासिज्म इनबिल्ट है उस इमेज में जो कि ऑथेंटिक फेक की इमेज निर्मित की गई है। और ये जो ऑथेंटिक फेक की इमेज है, इस ऑथेंटिक फेक की इमेज में सबसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है, जो कि बार बार हमें सोचने को मजबूर करती है? आप कोशिश कीजिए किसी भी नरेंद्र मोदी के समर्थक से बात करने की,
वो आपसे डायलॉग ही नहीं करेगा। तो ये जो महायथार्थ ने जो इमेज विकसित की, महायथार्थ ने जो कम्युनिकेशन संप्रेषित किया, नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश संप्रेषित किया, वह संवाद के दायरे में नहीं है। उसे संवाद के पैराडाइम से बाहर ले गए वो। जब आप ऑथेंटिक फेक के आधार पर नरेंद्र मोदी के संवादों को, भाषणों को, प्रचार को संप्रेषित करेंगे, तो वे संवाद के योग्य नहीं होंगे, उन पर संवाद नहीं होगा, उन पर सार्वजनिक बहस नहीं होगी। जब तक आप इंटरनेट के दायरे में उसको रखेंगे, उस पर बहस नहीं होगी। जब तक आप वर्चुअल रियलिटी के दायरे में उसे रखेंगे, उस पर बहस नहीं होगी। आप लाख कोशिश कीजिए, आप लाख समझाइए, चीख चीख के धर्मेंद्र राणा के जजमेंट की कॉपियां हरेक को व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दीजिए, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां डायलॉग की डेथ हो चुकी है, संवाद की हत्या कर दी गई है। तो ये ऑथेंटिक फेक के आधार पर जो जनता निर्मित की गई, जो नरेंद्र मोदी का वोटर निर्मित किया गया, उस नरेंद्र मोदी के वोटर को अगर आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के जरिए अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और विनोवर करना चाहते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चीज से डरते हैं, रियलिटी से डरते हैं, यथार्थ से डरते हैं, महायथार्थ से नहीं डरते। उन्हें मेरे बोलने से कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर मैं जुलूस में जाऊंगा, मैं नारे लगाऊंगा, मैं जनता को एकजुट करूंगा, तो वो उठा के कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मैं चूंकि घर में रहता हूं, बोलता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नरेंद्र मोदी को समस्या किससे है? यथार्थ से। किसान क्यों ताकतवर बने? किसान आंदोलन क्यों ताकतवर बना? क्योंकि वह यथार्थ में पैदा किया गया आंदोलन, वह वायवी आंदोलन नहीं है, वह ऑथेंटिक आंदोलन है, प्रामाणिक आंदोलन है, वो फेक नहीं है। और जो प्रामाणिक फेक है, प्रामाणिक फेक कौन सा है? 26 जनवरी के जो उत्पात करने वाले थे, जो अब जेल में हैं, वो प्रामाणिक फेक है। और जो रियल है, दिशा रवि रियल है और रियल आंदोलन की प्रतिनिधि है, वो जेल के बाहर है। जज ने एक स्वर से उसके साथ में स्वर मिला के कहा है कि उस लड़के के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। तो नरेंद्र मोदी कहां परास्त होंगे? जब आप रियलिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, जब रियल सेंस में जनता को संगठित करेंगे। तो हमारे जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो कि रियल फेक में, ऑथेंटिक फेक में मजा ले रहे हैं, उन्हें जागृत करना आसान काम नहीं है। ये किसान आंदोलन के आने के पहले तक इन किसानों को भी जागृत करना आसान नहीं था। आरएसएस का विस्तार किसानों तक हुआ है। एक अन्य चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि ये जो ऑथेंटिक फेक की जो इमेज है, ये इमेज बनी है टेक्नोलॉजी के जरिए। ये सब कुछ संचालित है किससे? टेक्नोलॉजी से। तो नरेंद्र मोदी का जो फॉलोअर है, वो किससे संचालित है? नरेंद्र मोदी किससे जनता को संचालित करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी से। अब कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जैसा चाहती है, जनता वैसा ही अनुसरण करती है। अब जाहिर है कि किसान जो है वो रियलिटी के संपर्क में आया, उसने रियलिटी में अपने को देखना शुरू किया, तो उसको बहुत सारी चीजों का आभास हुआ और वो सड़कों पर निकल आया। वो तकनीक से निर्देशित होने से उसने मना किया। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए कि हम मध्य वर्ग के लोग भी तकनीक से निर्देशित न हो। ये जो मध्य वर्ग जो एकदम कन्विंस बैठा हुआ है अपने घरों में
नरेंद्र मोदी तो सही हैं, वो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी से जो मैसेज आते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो उन्हें कम्युनिकेट करती है, उससे वो टेक्नोलॉजी जैसे वो टेलीविजन के जरिए देख रहे हैं। सो वर्चुअल रियलिटी को या ये ऑथेंटिक फेक रियलिटी को चुनौती कौन सी चीज दे सकती है? सिर्फ रियलिटी। आप यथार्थ के जरिए ही सिर्फ ऑथेंटिक फेक नरेंद्र मोदी की इमेज को आप नष्ट कर सकते हैं। मुझे नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे ऑथेंटिक फेक नरेंद्र मोदी से शिकायत है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, चूहा भी नहीं मारा। नरेंद्र मोदी ने कोई जन आंदोलन नहीं किया है जीवन में। सिर्फ ऑथेंटिक फेक वर्चुअल रियलिटी ने उसको नायक बनाया। ऑथेंटिक फेक वर्चुअल रियलिटी ने उसे घर घर पहुंचाया, और ऑथेंटिक फेक वर्चुअल रियलिटी ही उसके बारे में यह धारणा बनाती है जो लोगों में बनाई गई, जिस पर कि लगातार चोट की जानी चाहिए, लगातार बात की जानी चाहिए। वो क्या है? अतीत को भूलो, नरेंद्र मोदी पास्ट को भूलो। नरेंद्र मोदी ने 2002 में क्या किया इसे भूल जाओ। आरएसएस ने 47 में क्या किया, बाद के समय में क्या किया दंगों में, इसे भूल जाओ। कहां देखो? अतीत को भूल जाओ, वर्तमान को देखो, भविष्य की ओर देखो। नरेंद्र मोदी की सारी योजनाएं अब 2022, जब 2022 आएगा तो कहेंगे 2024। जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे 2016, 2017, हर साल 2 करोड़, बस एक बार चुन जाने दो, खाते में 15 लाख। अब वो कह रहे नहीं, वो 15 लाख तो खत्म, वो तो बेकार की बात थी, वो जुमला था। तो नरेंद्र मोदी के जो आइडियोलॉजिकल कैच लाइन, फेक नरेंद्र मोदी की जो कैच लाइन है वो क्या है? अतीत को भूलो, आगे की ओर देखो। सो अतीत को तो भूल जाओ, फाइन। हिंदुस्तान ने अतीत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए, सार्वजनिक संस्थानों के जरिए, तमाम किस्म के नवरत्न कंपनियों के जरिए जो अरबों खरबों की संपत्ति पैदा की, जिससे कि हिंदुस्तान का विकास हुआ, उस सबको भूल जाओ। वर्तमान में बात मत करो। नरेंद्र मोदी कितना इलीगल कर रहे हैं, कितना लीगल कर रहे हैं, इस पर बात मत करो। भविष्य की ओर देखो। इनकम दुगनी होगी 2022 में। अरे 2022 में इनकम दुगनी होगी तो 2022 में लाते तुम कानून, दिक्कत क्या थी? 2022 तक बहस चलने देते कानूनों पर, किसान कानूनों पर। जी नहीं, यह है ऑथेंटिक फेक। ऑथेंटिक फेक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। नरेंद्र मोदी की किसी भी योजना का मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी योजना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता से संबंध की बात है, क्या भारत के समाज का विकास हुआ? क्या भारत का आर्थिक विकास हुआ? हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए। हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी ने जनधन खाते के करोड़ों खाते खुलवाए गरीबों के। हम मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे पहुंचवाए। सिर्फ नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दे दें, क्या गरीबों की संख्या घटी या बढ़ी? रियलिटी में गरीबी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी के 6 साल के शासन में तकरीबन 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे ठेलकर पहुंचा दिए गए। तो ये कैसी योजनाएं भाई? ये कैसे जनधन खाते हैं जिनमें आदमी और गरीब बन गया? ये कैसा मिडिल क्लास है जिसकी कोई इनकम नहीं बढ़ी? सेविंग पे कमीशन आ गया लेकिन कोई इनकम नहीं बढ़ी, नॉमिनल इनकम बढ़ी। और जो नॉमिनल इनकम बढ़ी वो आपने कोरोना के बहाने वो सारा का सारा पैसा वापस ले लिया लोगों से। डीए विदहेल्ड किया, तरह तरह की हर महीने कटौतियां की क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है।
तो नरेंद्र मोदी मिलेंगे कहां आपको? क्योंकि नरेंद्र मोदी डिजिटल में रहते हैं, सिर्फ सूचना में रहते हैं। और सूचना कैसी होंगी डिजिटल में? एकदम चंचल, छूमंतर होने वाली। तो नरेंद्र मोदी जब भी दिखेंगे, दिखे और छूमंतर, वो स्थिर रह ही नहीं सकते। क्योंकि महायथार्थ में या वर्चुअल रियलिटी में यह संभावना ही नहीं है कोई चीज स्थिर रहे। वहां चंचल और छूमंतर, ये उसकी सूचना का ये पैकेज है। तो आपने किस चीज को प्यार किया? आपने ऑथेंटिक फेक नरेंद्र मोदी को प्यार किया, ऑथेंटिक फेक भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम को इंडोर्स किया, ऑथेंटिक फेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रोग्राम को इंडोर्स किया। और यह है उसके आक्रामक रूप का, डिजिटल फासिज्म के रूप का एक नया फॉर्म। तो डिजिटल युग में जब फासिज्म होगा, वो डिजिटल फासिज्म होगा। वो रेडियो और प्रिंट टेक्नोलॉजी के युग के फासिज्म से उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। हिटलर का जो फासिज्म आया था उस समय रेडियो रेवोल्यूशन का उसने इस्तेमाल किया था। तो नरेंद्र मोदी के वो सिम्टम्स तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो एक्चुअल में जो चीज है, जो एग्रेसिवली इंप्लीमेंट हो रही है, वो है डिजिटल फासिज्म, जिसको कभी 2 दिन पहले धर्मेंद्र राणा ने अपने जजमेंट में बाकायदा अंडरलाइन किया है, और तरीके से अंडरलाइन किया है। मैं चूंकि सूचना की राजनीति और उसके अर्थशास्त्र को पढ़ने में मेरी दिलचस्पी है, मैं सिर्फ सूचना को सूचना की तरह नहीं पढ़ता। नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक रूप है और नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है सूचना का, और वो डिजिटल फासिज्म का अर्थशास्त्र है। इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो 250 से अधिक जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के केस है ना, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? वो सबसे बड़ा फैक्ट है उसके कोई ना कोई डिजिटल उपकरण के डाटा, जिसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो ऑथेंटिक फेक जो नरेंद्र मोदी की इमेज है, उस नरेंद्र मोदी की इमेज को बाकायदा चुनौती किसके आधार पर दी जानी चाहिए? यथार्थ के आधार पर। पहले जैसे नागरिकता आंदोलन के संदर्भ में हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने जो प्रतिवाद किया नागरिकता कानून का, नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिल गई, सारा प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया उनका। और किसान आंदोलन ने ठीक वही काम किया है। नरेंद्र मोदी किससे डिस्टर्ब होते हैं? नरेंद्र मोदी वर्चुअल रियलिटी से डिस्टर्ब नहीं होते। अगर ये किसान आंदोलन के लोग अगर खाली अपनी वेबसाइट बना लेते, फेसबुक पेज बना लेते, फेसबुक से प्रसारण करते रहते, तब तो कोई बात ही नहीं थी, नरेंद्र मोदी कोई समस्या नहीं थी। मैं लिखता रहता हूं, मैं पिछले जब से हुआ है तब से मैं खूब लिख रहा हूं उनके खिलाफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है आंदोलन से। नीचे जनता जब आंदोलन करती है तो उससे, क्योंकि वही यथार्थ है, वो वास्तविकता है। तो आप वर्चुअल रियलिटी को सिर्फ रियलिटी के जरिए ही चुनौती दे सकते हैं। ऑथेंटिक फेक को सिर्फ ऑथेंटिक के जरिए चुनौती दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिस भारत का निर्माण करना चाहते हैं वो फेक भारत है, वो रियल भारत नहीं है। रियल भारत वह है जो कि आप नहीं देख रहे। इस रियल भारत में पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों के जरिए तकरीबन 20 करोड़ गरीबों का इजाफा किया है। रियल भारत वह नहीं है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे यहां ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। अरे सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मैं भी कल दिल्ली में गया हूं, मैं 2 दिन गया हूं बाजार, जस्ट ऐसे ही। जो कॉम्प्लेक्स है जिनमें कि बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल बनाए हैं इन्होंने, वहां जानते हैं सिर्फ चाय, जीरोक्स की मशीन की दुकान, ऐसी 4-5 दुकानों के अलावा सारी दुकानें एन मास बंद हैं, कोई नहीं खुली हुई दुकान। दिल्ली में तो नॉर्मल सी है,
नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे अधिकतर मॉल बंद हैं और दुकानें बंद हैं। डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? हालत यह है कि दुकानदारों की जो दैनिक आमदनी है वो मुश्किल से घटकर 25% रह गई है। दुकान का भाड़ा और बिजली का भाड़ा दुकान का नहीं निकल सकता। जो लोग काम करते हैं उनकी पगार नहीं निकल सकती। तो नरेंद्र मोदी जो बजट में कह रहे हैं, टेलीविजन पर कह रहे हैं, फेसबुक पर कह रहे हैं, यूट्यूब पर कह रहे हैं, वो क्या है? वह ऑथेंटिक फेक है, वह रियल नहीं है। रियल सिर्फ वही है जिसे आप अपनी आंखों से वेरीफाई करें। आप बाजार जाइए, आप किसी भी दुकानदार से पूछिए कि अभी आपकी इनकम क्या है, आपको तत्काल पता चल जाएगा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के नशे में है वो, क्योंकि उसने ऑथेंटिक फेक से प्यार करना शुरू किया है। वो ऑथेंटिक फेक को बहुत आसानी से भूलने के लिए तैयार नहीं है। एक अन्य चीज और इस पूरे प्रसंग की, वो ये कि नरेंद्र मोदी के बारे में सूचनाएं बहुत हैं। सूचना की प्रचुरता और सूचना की अनुपलब्धता दोनों ही एक साथ चल रही हैं। अब ये कैसे एक साथ चल सकती है? आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान देके। आपको किसी भी मंत्रालय का रियल डाटा नहीं मिलेगा। आपको पीएमओ से कोई सामान्य सी सूचना भी निकालना आपके लिए असंभव है। आप एक साधारण सी चीज कह रहा हो, आप अपना घर बनवाने जाएंगे तो आपको म्युनिसिपैलिटी से अपना नक्शा पास कराना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी एक नई पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, नया संसदीय भवन, पूरा का पूरा एरिया विकसित करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी भी संस्थान से, किसी भी विभाग से कोई क्लियरेंस नहीं दी। भारत की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है कि कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है जिसका कोई प्रॉपर जैसे अप्रूवल नहीं लिया गया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में जो एक जज जिसने असहमति व्यक्त की, उसने अपने जजमेंट में यह बात लिखी है। हमें किसी को गुस्सा नहीं है। आप याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले तक इस दिल्ली में 60,000 से अधिक अवैध निर्माणों को, जो कि अवैध बने हुए थे, उनको गिराने के लिए ऑर्डर दिए गए थे और वो गिराए गए थे। बड़े पैमाने पर बुलडोजर चले थे, लॉक लगाए गए थे, दुनिया भर की चीजें चली। किसके थे ये? इसी मिडिल क्लास के थे। मिडिल क्लास चैंपियन है अवैध निर्माण में, मिडिल क्लास चैंपियन है रूल ब्रेकिंग में। उस मिडिल क्लास से आप उम्मीद करते हैं कि उसका अगर नायक रूल ब्रेक करे तो वो उस नायक के खिलाफ में आवाज उठाएंगे? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उनके अंदर कोई नफरत नहीं होती। कोई रूल ब्रेक करता है, कोई नफरत नहीं होती। वो अवैध निर्माण करते हैं, कोई नफरत नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं पैसा दो, अवैध निर्माण को वैध कराओ, घूस दो, वैध कराओ। तो नरेंद्र मोदी जिस मिडिल क्लास को कैरी कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास आज भी एकदम चुप है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलता, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो मिडिल क्लास कोर से करप्ट है। क्यों? नरेंद्र मोदी की जो डोज उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के तौर पर खाई है, उसने नरेंद्र मोदी ने उनको भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। वो नागरिक नहीं रहे, वो नरेंद्र मोदी के लिए भी एक वस्तु है और नरेंद्र मोदी उनके लिए एक वस्तु है। और इस पूरे क्रम में जो कैजुअलिटी है वो किसकी है?
इतना बड़ा मीडिया, इतने बड़े मीडिया संस्थान, इतना बड़ा टेलीविजन नेटवर्क, इतना बड़ा जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क, लेकिन यथार्थ का कहीं दर्शन नहीं होगा आपको। यथार्थ देखना हो तो आपको फिर इनके बाहर जाना होगा। यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के सारे पैकेज डिक्लेयर हो गए, बजट भी डिक्लेयर हो गया, सारी चीज इंप्लीमेंट हो गई। नरेंद्र मोदी ने जितने भी सहायता पैकेज दे रहे थे कोरोना के, वे सब इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र मोदी ने बेकारी को एड्रेस करना बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी के हिसाब से बेकारी की समस्या खत्म हो चुकी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हजारों जो छोटे कारखाने थे, यहां हजारों मजदूर काम करते थे, लाखों मजदूर काम करते थे, उनको एक सिरे से अपने 7 साल के शासन में एकदम नष्ट कर दिया और सबको बेकार कर दिया। और इसका दोष किसे है? कोई भी घटना घटे, कहीं पर भी कोई भी चेंज आए, दोषी कौन? उदारपंथी लोग, कांग्रेस और वामपंथी। गलती करो तुम, नीतियां हो गलत तुम्हारी, और दोष किसको? तो नरेंद्र मोदी ने जो अपना जो डिजिटल कैंपेन शुरू किया, उस डिजिटल कैंपेन की जो ब्यूटी थी वो क्या थी? जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बनाई जनता में और खासतौर पर मध्य वर्ग में उसने इमेज बनाई कि नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी देखने में बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, नरेंद्र मोदी भाषण बहुत अच्छा देते हैं। और बैकग्राउंड याद कीजिए, निर्भया हत्याकांड, लोकपाल एंटी करप्शन मूवमेंट, 2G स्पेक्ट्रम मूवमेंट, ये तमाम जो आंधियां चली, इस आंधी के कंधे पर सवार होकर कौन सी चीज आई? एंटी कांग्रेस, कांग्रेस का विरोध करो, इसके नाम पर कौन सी चीज आई? जनता ने नरेंद्र मोदी को, मध्यवर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के कारण वोट दिया। और नरेंद्र मोदी बिल्कुल निर्लज्ज भाव से कहते हैं कि मैं तो जो कुछ करता हूं, मैंने नोटबंदी में जो किया वो तो मनमोहन सिंह की सरकार में बनाया हुआ प्रस्ताव था। मैं तो अब जो किसान बिल लाया हूं वो भी, अब मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में प्रस्ताव बनाए थे, मैं तो लागू कर रहा हूं। हद हो गई। और ये मध्यवर्ग देखिए, जो कल तक कांग्रेस से नफरत करता था, वो मध्यवर्ग कांग्रेस की नीतियों को नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं तो ये ताली बजा रहा है। जी नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन जेहन में उतारा वो कांग्रेस विरोध के नाम पर उतारा। कांग्रेस से हमारे बहुत मतभेद हैं, मैंने बहुत लिखा है कांग्रेस के खिलाफ में। जब कांग्रेस का शासन था, उनकी मूर्खताओं को लेकर, उनके जन विरोधी कार्यों को लेकर हमने खूब लिखा है। फिलहाल कांग्रेस हमारे अभी टारगेट पर नहीं है। कांग्रेस से हमारा अभी कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं, कोई कांग्रेस सरकार में नहीं है। सरकार में नरेंद्र मोदी, और हमें यह जानना होगा नरेंद्र मोदी सरकार में कैसे आए। नरेंद्र मोदी ने झूठे आंदोलनों का सहारा लिया और वे सरकार में आए। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ही टैलेंटेड ढंग से एक काम किया, वो ये कि वो मध्य वर्ग के जो सामाजिक हित हैं उनको वो टच नहीं करते। आर्थिक हितों को वो टच करते हैं, लेकिन मध्य वर्ग की चेतना इतनी पिछड़ी है कि वो अपने आर्थिक हितों पर हो रही चोट को वो देख ही नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के शासन में मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अधमरा कर दिया है। उसके बिजनेस चौपट किए, उसकी नौकरी पर लात मारी, उसने उसके आमदनी नीचे गई उसकी,
लेकिन उसने उसके जो सामाजिक आधार है, उस सामाजिक आधार को उसने टच नहीं किया। सो नरेंद्र मोदी जिस समय कैंपेन करते हुए आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस समय 2014 में कैंपेन लॉन्च किया, उसमें कांग्रेस विरोध एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था। और दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट था नफरत। जिसके टारगेट पे मुसलमान थे और दूसरे लोग भी थे। हम लोग ये समझ ही नहीं पाए, मध्यवर्ग के लोग समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से हमें नफरत का एक तरह से एडिक्ट बना दिया गया। हम नफरत तो मजा लेने लगे, नफरत का मनोरंजन हमें अब अच्छा लगने लगा। इसी प्रसंग में मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के सिर्फ बयान तक नरेंद्र मोदी नहीं मिलते। फासिज्म कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। फासिज्म की विचारधारा व्यक्ति केंद्रित नहीं होती। फासिज्म हमेशा कलेक्टिव होता है, सामूहिक होता है। फासिज्म सामूहिक भूमिका अदा करता है। नरेंद्र मोदी का ये जो फेक ऑथेंटिक पर निर्मित जो डिजिटल फासिज्म है, जिसमें एक तरफ गूगल डॉक्ट्रिन, जिसका कि मैं अपने एक लेक्चर में जिक्र कर चुका हूं, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ वो इस वर्चुअल रियलिटी को आपके जेहन में कम्युनिकेशन के मेथड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें वो जो चीज आपके जेहन में उतारते हैं वो है नफरत। सो डिजिटल फासिज्म के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, अरुण जेटली जो बोल रहे हैं, इंद्रेश जो बोल रहे हैं, नीचे जो लव जिहाद वाले लोग बोल रहे हैं, गौ हत्या पर जो लोग बोल रहे हैं, जो तमाम किस्म के नीचे लफंगे बोल रहे हैं, जो हर हर मोदी कर रहे हैं, ये सारा ग्राफ वो कलेक्टिव कम्युनिकेशन का बनाते हैं। हम लोगों की आदत है कि हम पूछते हैं और बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अरे नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है। फासिज्म में कभी अकेले की बात नहीं होती, कोई अकेला नहीं होता फासिज्म में। पॉलिटिक्स में अकेले बात नहीं होती, पॉलिटिक्स में कोई अकेला नहीं होता। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव भूमिका होती है राजनीति की।